नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मोदी सरकार एनडीए 2 में ताकतवर और बेहतरीन काम करने वाले मंत्रियों में काबिल मंत्रियों की लिस्ट में शुमार रहे अनुराग ठाकुर। इस बार मोदी एनडीए 3 जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, पहले चरण में वो छूट गए हैं। वो क्यों छूटे? क्या अनुराग ठाकुर कोई बड़ा पद उनको मिलने वाला है संगठन में, या फिर मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में उनका नाम आने वाला है? क्योंकि जेपी नड्डा जी का कार्यकाल इसी माह खत्म हो रहा है। भाजपा के अध्यक्ष के तौर पे उनको एक्सटेंशन मिली हुई थी चुनावों तक के लिए, और उनको फिर से केंद्र में मंत्री बना दिया गया है। यानी कि एक छोटे राज्य हिमाचल प्रदेश से माना जाता है, हालांकि वो राज्यसभा सदस्य इस बार गुजरात से, लेकिन है तो वो हिमाचल के ही। तो शायद इस कारण भी हो सकता है। वहीं ये भी एक कयास, राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि अनुराग ठाकुर की राहें अब हिमाचल प्रदेश की राजनीति की तरफ बढ़ाई जाएंगी। हाईकमान सोच रहा है कि जिस तरह से उपचुनावों से लेके पिछले उपचुनाव, भाजपा के सत्ता में होते हुए राज्य में जो उपचुनाव थे, उनकी हार, फिर विधानसभा चुनावों में हार, फिर अब फिर से चुनावों में हार, उसको देखते हुए कि कहीं न कहीं जो प्रदेश का नेतृत्व है, जो भाजपा का, इस समय जो नेता लोग हैं, उनको क्यों लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? हाईकमान इस पे भी सोच रहा है। वहीं ये भी चर्चा है कि जो 4 उपचुनाव अनुराग ठाकुर के लोकसभा क्षेत्र में हमीरपुर में हुए, उनमें से 3 उपचुनाव हारे गए हैं और भारी मार्जिन से हारे गए हैं। वहीं पे सुजानपुर का उपचुनाव भी हारा गया है। तो ये जो भाजपा के अंदर नए सदस्य शामिल हुए हैं, इन्होंने भी कहीं न कहीं सियासी चुगली दिल्ली में जाकर की है। उसी सियासी चुगली का ही असर है कि मंत्रिमंडल के गठन में अनुराग ठाकुर का नाम छूट गया है। तो आज हम इसी विषय पे एक चर्चा करेंगे कि क्या कारण रहे, अनुराग जी का अगला दायित्व अब क्या होने वाला है। तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं। सुमित शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उदयवीर पठानिया जी हैं, प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। उदयवीर जी, कहीं न कहीं एक हम कयास लगा ही रहे थे कि भीतरघात की चुगलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। वो चुनावों के होते दिल्ली में पहुँचा दी गई। जिस चैनल के ज़रिए ये लोग आए, वो चैनल ज़ाहिर है कि धूमल विरोधी तो है ही है। और यही कारण है कि माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर पहले चरण में, क्योंकि मोदी जी, अमित शाह जी उनकी तारीफों के खुद पुल बाँधते थे, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया गया था। वो चूके हैं, क्या वो अब प्रदेश की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं, या फिर वो भी चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले कौन हो रहे हैं? उनमें भी एक जो 5-6 नाम लिए जा रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी का नाम आ रहा है उनमें। और अगर वो नहीं होता है तो संगठन में महासचिव महत्वपूर्ण पद है वो भी, वहाँ पे भी आ सकते हैं। होगा क्या अब? डॉक्टर साहब, अगर जिस तरह से आपने जो लास्ट में लाइन जोड़ी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तो मेरे को होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी ये वजह है कि अनुराग ठाकुर अगर अब बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सीधे जेपी नड्डा के बाद यहाँ पर आएंगे। और एनडीए की मजबूरियां आप देख रहे हैं कि किस तरह सरकार में भी फंसी हुई है एनडीए। तो मेरे को नहीं लगता कि एक की रिप्लेसमेंट एक हिमाचली की रिप्लेसमेंट द्वारा हिमाचली से की जाए। तो वहां पर तो इसके कोई चांसेस नहीं है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बिठाया जाए। और वहां पर आरएसएस का फैक्टर भी रहेगा, साथ में बराबर भाजपा का फैक्टर तो रहेगा ही। लेकिन हाल ही में जो आरएसएस के साथ जेपी नड्डा ने एक शगुन डाला है कि हमें आरएसएस की अब जरूरत नहीं रही है, तो जी। अब ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है कि नड्डा का सक्सेसर जो है वो अनुराग ठाकुर को बनाया जाए। दूसरी बात आपने कही कि जो सियासत के कलेश हैं वो अब अनुराग ठाकुर के गले में डालने की कोशिश की जा रही है कि धूमल विरोधी धड़ा था जिसने ये सब कुछ पहले किया था। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ऐसी कोशिशें हो सकती हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जब ये ऑपरेशन लोटस करने की कोशिशें की गई थी, तो ये ऑपरेशन लोटस जो था, ये सिर्फ राज्यसभा के चुनाव तक सीमित था। लेकिन अति उत्साह में आकर जो हिमाचल भाजपा के मौजूदा नेता हैं, उन्होंने इसे आगे बढ़ा दिया कि अब सरकार को पलट के रख देंगे। और उसके बीच में हुआ क्या?
जो ऑपरेशन लोटस था वहां पर कहीं ना कहीं से ये एक सियासत की बू आने शुरू हो गई थी कि सबसे ज्यादा 6 उपचुनाव जो थे वो हमीरपुर पार्लियामेंट्री में अब होने जा रहे हैं। 3 अब होने जा रहे हैं, 3 पहले हो चुके इन सारे मसले में। नहीं, तो 4 हो डैमेज चुके, करने, 2 होने जा रहे हैं अभी। हाँ जी, 4 हो हाँ जी, चुके, 2 होने जा रहे 4 हो चुके, 2 बकाया बचे हैं। बिल्कुल सही बात हैं। बोली, मैं गुस्ताखी माफ। जी। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो सियासत में कहीं ना कहीं कड़ियां तो जुड़ती हैं, और कुछ कड़ियां ऐसी भी होती हैं जो दूसरे को तोड़ने माफी चाहूंगा, कुछ कड़ियां ऐसी होती हैं जो दूसरे को तोड़ने के लिए भी जोड़ी जाती हैं कि अगर ये जुड़ेगी तो ये आदमी टूटेगा। तो जाहिर सी बात है कि अनुराग ठाकुर तो निकल गए, लेकिन वहां पर जो आपका सुजानपुर था, वहां पर राजेंद्र राणा की पीठ लग गई। और ये बड़ा पहले से कहा जाने शुरू हो गया था कि अगर अनुराग ठाकुर जीत जाते हैं और राजेंद्र राणा हार जाते हैं तो इसका ठीकरा जो है वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के परिवार पर फोड़ा जाएगा। और ये यहां तक कहा जाता था कि अगर अनुराग ठाकुर 20-25 हजार की लीड लेकर जीतते हैं अगर सुजानपुर से, तो कम से कम 4-5 हजार की लीड से राजेंद्र राणा भी जीत जाएंगे। लेकिन वहां पर सारे का सारा उल्टा होता चला गया। अब वही बात देखी जाए तो हिमाचल भाजपा में एक तगड़ा बिखराव आज की डेट में नजर आने शुरू हो चुका है, और इसको खुद बीजेपी हाईकमांड ने एक तरह से इस बिखराव की जो जमीन है वो तैयार की थी। इनको नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को मंडी में फंसा के रख दिया गया, या वो फंस के खुद ही रह गए वहां पे, उन्होंने निकलना नहीं चाहा। दूसरी तरफ जो संगठन के नेता हैं वो भी अपने अपनी जगहों पर फंसे रह गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ये प्रदेश की राजनीति की वापसी की बात करें तो वो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं, वो लगता है कि क्योंकि पूरी बीजेपी यहाँ पर बिखरी हुई है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से जयराम ठाकुर हैं, उनका जो अभी 5 साल का ही हुआ है, तो एकदम से उनको भी झटका देना मेरे को लगता नहीं कि एक आसान काम होगा कि आप आए अनुराग ठाकुर से उनकी रिप्लेसमेंट कर दें। तो ऐसा तो नजर नहीं आता। हाँ, बीजेपी की आईटी सेल की बात करूं या बीजेपी के जो दूसरे लोग हैं जो एक हवा बनाते हैं, उनका जरूर ये मानना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री हैं, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और जो मौजूदा भाजपा की लीडरशिप है वो भी उनको उस तरह से टक्कर नहीं दे पा रही जिस तरह से टक्कर देने की जरूरत है। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि अनुराग ठाकुर को सुखविंदर सिंह सुक्खू से भिड़ने के लिए प्रदेश में भेजा जाए। लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह से अनुराग ठाकुर का ऑरा रहा है, अगर उन्हें सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने खड़ा किया जा करने की कसरतें हैं या फिर कोशिशें हैं, तो ये अनुराग ठाकुर के कद को और छोटा करने की कवायद होगी, क्योंकि उनका, अनुराग ठाकुर का जो ऑरा है वो बहुत बड़ा हो चुका है आज की डेट में। डॉक्टर साहब। जी, ये अमित शाह जी आए थे, उन्होंने अनुराग ठाकुर जी की तारीफ की थी मंच से और कहा था युवा मोर्चा में बहुत लंबा कार्यकाल किसी ने किया और मेरे साथ भी काम किया है और इनका कार्यकाल शानदार रहा है। जी, कहीं ना कहीं क्या उसी समय के ये संकेत तो नहीं थे कि इनको अब संगठन में हम लाने जा रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से जय शाह के लिए जो कसरतें बीसीसीआई में हुई या बकाया कोशिशें हुई, तो एक बात तो तय है कि अगर सियासत में वैसे एक तरह से एहसान, या फिर मैं दूसरी बात कहूँ कि किसी के प्रति थोड़ी-सी हमदर्दी का नतीजा वो मिलता है, वो तो मिलता नहीं अक्सर। लेकिन ये वही चीज़ें हैं जिस तरह से शिवराज चौहान के साथ हुआ। अब शिवराज चौहान कहाँ पे आ गए हर कोई जानता है। मनोहर लाल खट्टर के साथ क्या हुआ, वो कहाँ पे आ गए, ये भी यहाँ पर भी हो सकता है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जितनी ज़्यादा प्रशंसा होती है, वो उस दौर में तो अच्छी लगती है जब प्रशंसा हो रही होती है, लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है, उस प्रशंसा के बाद क्या होने वाला है, ये एक बीजेपी ने नया एक कल्चर शुरू कर दिया है कि जिसको थोड़ी-सा फटका देना हो या झटका देना हो, तो उसकी प्रशंसा कर लो और उसको बाद में उठाकर कहीं भी एडजस्ट कर दीजिए। डॉक्टर साहब। जी, जी, सुमित शर्मा जी जुड़े हमारे साथ। सुमित जी, अनुराग जी का तय माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल में पहले ही गठन में उनका आना ज़रूरी है और ज़ाहिर है पहले पिछले से भी अच्छे महकमे और भी उनको मिलने थे। लेकिन कहीं न कहीं एक भीतरघात से अनुराग जी को, धूमल जी समर्थकों को जोड़ के ये जो नए आए सदस्य हैं आपकी पार्टी में, उन्होंने उसी रूट से
काफ़ी चुगलियाँ हाईकमान के पास पहुँचा दी। कहीं न कहीं राहें रुक गई। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने जा रहा हो, जो उनके लिए भी अच्छा हो, अनुराग जी के लिए भी अच्छा हो। लेकिन ये उपचुनावों की कहीं न कहीं तपिश जो है, वो सीधे-सीधे धूमल खेमे पे ही गई है अभी तक। सुमित जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। आपने एक जी। गंभीर और प्रदेश की और देश की राजनीति को तय करने वाले विषय के लिए आज हमें इस चर्चा में बुलाया है। आपका धन्यवाद और साथियों का भी धन्यवाद। आपने जिस विषय की बात करी, निश्चित रूप से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों की भी अपेक्षाएँ थी कि अनुराग सिंह ठाकुर जी को इस जो तीसरा मोदी सरकार का जो कार्यकाल है, इसमें एक अच्छी भूमिका मिलेगी। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव होता है कि किस व्यक्ति को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में स्थान देना होता है। क्योंकि दूसरी तरफ बड़ा स्पष्ट जो विदित दिख रहा है, क्योंकि अभी हम कुछ चीज़ों के कयास लगा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें विदित दिखती हैं, उसमें था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्यकाल है, वो एक्सटेंशन पर है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में एक ही होता है, तो उस दृष्टि से हमारे सौभाग्य से इस मंत्रिमंडल में 4 ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पश्चात 4 ऐसे मंत्री हैं, जो पूर्व में और अभी इनको नड्डा जी को मान सकते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। तो 4 ऐसे अध्यक्ष हैं कि जो बिल्कुल इस सरकार के अंदर आए हैं। निश्चित रूप से अनुराग जी ने अपने कार्यकाल के अंदर इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते हुए दोनों ही विभागों में बहुत अच्छा कार्य किया है। और कार्य के अनुरूप संगठन और सरकार में मोदी जी, उनके बारे में क्या अच्छा ही सोचेंगे और मुझे विश्वास है कि भविष्य में कि एक कह सकते हैं कि युवा नेता हैं और संगठन के लिए और सरकार के लिए प्रायोरिटी वाइज़ उनकी कहीं न कहीं संगठन को ज़रूरत भी है और कहीं न कहीं हम सबकी भी ज़रूरत है कि वो कहीं न कहीं अच्छी उसमें होने चाहिए। ऐसा देश भर के युवाओं का मानना है कि युवाओं के यूथ आइकन लंबा समय 6 वर्ष युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। उस वक़्त उन्होंने चाहे वो तिरंगा यात्रा हो अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मस्थल कलकत्ता से जम्मू तक चलाई हो, जिसकी धारा 370 अभी समाप्त हुई है या फिर तवांग यात्रा हो। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों को उन्होंने किया है, तो राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने अपनी एक पैठ बनाई है और मुझे लगता है उससे वो आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक आपने बात करी है कि उपचुनाव में जीत कैंडिडेट की होती है और उसके बाद उस जीत में कुछ कमियाँ हैं, तो वो संगठन का पार्ट होता है। मैं इस संसदीय क्षेत्र का सह-प्रभारी हूँ। लोकसभा का चुनाव हमने जीता है, वहाँ भी हमने कुछ कमियों का आंकलन किया है। उसके ऊपर भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हम हारे हैं, वहाँ पे प्रत्येक चुनाव में हमने चुनाव प्रभारी, संयोजक सब लगा रखे थे उपचुनाव में। उन सब से भी सब चीज़ों का डाटा लेकर के कि हमारे चुनाव प्रबंधन में कहाँ कमी रही, उस कमी को सुधारते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने जाकर के वहाँ कंप्लेंट की है या कुछ कहा है। ये आंकलन हो सकता है क्योंकि आप मीडिया में रहते हैं, आपके पास सोर्सेज़ हमसे थोड़े अधिक होते हैं। वो आंकलन आपके पास हर प्रकार के आते हैं और निष्पक्ष आंकड़े आंकड़े आते हैं और आंकलन भी आते हैं। लेकिन मेरा फिर भी मानना है सामूहिक रूप से जीत है लोकसभा की और बक्सर की भी जीत सामूहिक रूप से है और जहाँ 3 लोकसभा चुनाव संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं या फिर लाहौल स्पीति हारे हैं या धर्मशाला जीता है, तो वो सामूहिक संगठन की ही जीत और हार है, उसका आंकलन करेंगे। लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर का उसमें 6 के 6 में या यहाँ के 3 पे कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही मंच से उन्होंने वोट माँगा है, मुझे वोट करिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, यहाँ उपचुनाव में फलाँ बीजेपी के नेता को वोट करिए, कुटलैहड़ में भुट्टो को करिए, गगरेट में चैतन्य को करिए, इंद्रदत्त लखनपाल को बड़सर में करिए, सुजानपुर में राजेंद्र राणा को करिए। तो उन्होंने एक ही स्वर में एक ही बात कही है, वो कहीं नहीं, लेकिन आंकलन और उसका इवैल्यूएशन नीचे आम मतदाता जब करता है, वो ये हमारे लिए एक प्रशिक्षण का समय है, संगठन की दृष्टि से, मैं ये ऐसा मानता हूँ। जी, ज़ाहिर है कि उपचुनाव में जो वोट था वो दल बदलुओं को सबक सिखाने के लिए रहा है। ये एक ज़ाहिर है कि वहाँ पे लोकसभा में अनुराग जी को उन क्षेत्रों में अच्छी लीड मिली है सब में, लेकिन प्रत्याशी आ रहे हैं। लेकिन ये जो बागियों की फ़ौज थी, ये कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा फ़ौज तो हमीरपुर हल्के में ही उतारी गई। ये एक चक्रव्यूह तो रचा गया है, जिनको खतरा है अनुराग जी का जो बढ़ता हुआ राजनीतिक वजूद है, राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को स्थापित किया। जेपी नड्डा जी क्योंकि प्रदेश की राजनीति में भी कोई ज़्यादा रुचि उनकी नहीं है, अब फिर से वो केंद्रीय उसमें चले गए हैं। लेकिन अनुराग जी को हिमाचल में भी एक फ्यूचर के तौर पे देखा जा रहा था और केंद्र में भी देखा जा रहा था। उनकी राहें रोकने की साजिश तो हुई है सुमित जी ये कहीं न कहीं। जी, सुमित जी।
डॉक्टर साहब ऐसा है कि ये आपका जो आंकलन है ये आम जनमानस का आंकलन है ऐसा। लेकिन संगठन के अंदर कई बार ऐसी परिस्थिति जो दिख रहा होता आम जनमानस क्योंकि इमोशन से गणना करता है, लेकिन राजनीतिक गणना केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों के आधार से चलती है। मुझे लगता है लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि ठीक है ये परिस्थितियाँ वहाँ कांग्रेस सरकार के अंदर थी कि ये चारों लोग वहाँ कांग्रेस सरकार की वर्किंग से मुख्यमंत्री की वर्किंग से खुश नहीं थे। और दूसरा जिस व्यक्ति को राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया था, वो एंटी सनातनी कह सकते हैं थे, तो इसलिए ये सब लोग उस वक़्त जुड़ करके उस कैंडिडेट के विरोध से इस भाजपा की तरफ को मुड़े थे। लेकिन यहाँ पे प्रदेश के आम जिस विधानसभा क्षेत्र में 50-60 हज़ार पोलिंग हो रही है, उस पोलिंग पे प्रत्येक व्यक्ति का क्या मानस है, उसको स्टडी करना राजनीतिक दलों का काम होता है। लेकिन आप कई बार व्यक्ति से मैं आपसे बात करूँगा कि मेरी ये मेरिट है, इस मेरिट पे आप वोट करिए, सब कुछ करिए। आप मेरी बात पूरी सुनेंगे, लेकिन उसके बाद आप आंकलन करेंगे कि सुमित ठीक हैं, कि उदयवीर ठीक हैं, कि प्रेम कौशल जी ठीक है। उस आधार से आप वोट करेंगे। वहाँ कहीं गणना में हम पिछड़ गए हैं, उसके कारण ये हार हुई है। लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर जी ने स्वयं इस चुनाव में मेहनत की है और उनका कद राजनीतिक दृष्टि से यदि बढ़ा है तो उनकी कर्मठता के कारण बढ़ा है। उन्हें जो भी दायित्व मिला है उन्होंने अच्छे ढंग से उसको निभाया है। भविष्य में भी अच्छा करेंगे, लेकिन बीच में प्रतिस्पर्धा राजनीतिक होने के बावजूद भी वो सकारात्मकता से आगे बढ़े हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं कई वर्षों से उनको जानता हूँ, मैं खेल प्रशासक के रूप से लेके अभी तक जानता हूँ। वो आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं, काटने में विश्वास नहीं रखते। ऐसा हम उस नेता के बारे में स्पष्टता से और बहुत ही साफ गोरी से कह सकता हूँ कि इस जो पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के आदमी हैं, ऐसा कहीं नहीं उनके मन में कहीं नहीं है और मुझे लगता है कि इन बाकी सबके मन में भी ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन अब हार हुई है तो कई प्रकार के प्रश्न उठेंगे। जीते होते तो सब एक ही गणा में आगे बढ़ जाते सारे। जी, जी, जी। नहीं, वो सुमित जी दरअसल हुआ क्या था कि जब धूमल साहब 2017 में प्रोजेक्ट किए गए, अचानक उनका विधानसभा क्षेत्र, जिस विधानसभा क्षेत्र की उन्होंने तैयारी नहीं की थी, बदल दिया गया। उनकी अपील दलील भी कोई नहीं सुनी गई। इमोशनल भी हुए धूमल साहब, सबने देखा उस समय कि हमीरपुर से उठा के सीधा सुजानपुर भेज दिया गया उनको। ठीक है, हारे वो, ठीक है, वो क्योंकि पूरे प्रदेश में उन्होंने 44 लोग जिता दिए, लेकिन अपनी सीट हार गए वो। उन्होंने झेला है। उसके बाद बात चली कि उनको बनाया जाए, सीट छोड़ने के लिए आपके 3 विधायक तैयार हुए कि हम धूमल साहब के लिए सीट छोड़ेंगे। आपके कुटलैहड़ से लेके आपके सरकाघाट, आपके नाचन, 3 विधायकों ने ऑफर किया कि हम धूमल साहब के लिए सीट छोड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या? उनको नहीं बनाया गया। लेकिन उसके तुरंत बाद उत्तराखंड का चुनाव होता है। धामी जी वहाँ के मुख्यमंत्री जो बनाए जाते हैं वो चुनाव हारते हैं, लेकिन उनको तो मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। मतलब कहीं न कहीं साजिश इस परिवार के साथ हो रही है और समर्थक भी पिस रहे हैं कहीं न कहीं। जी। निश्चित रूप से जो दिख रहा है उस आधार से आप आंकलन कर रहे हैं, आंकलन ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। लेकिन मेरा फिर भी ऐसा मानना है कि प्रदेश के अंदर जो भी इस वक्त गतिविधि है संगठन के अंदर चल रही है या किस व्यक्ति को प्रोजेक्ट करना है, किस व्यक्ति को लाना है, ये सारा पार्लियामेंट बोर्ड और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व को तय करना होता है। उस आंकलन के आधार पे और भाजपा जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और अनुशासित ढंग से जो निर्णय आता है उस निर्णय को मानते हैं। जैसे अभी राजेंद्र राणा जी को टिकट दिया गया तो धूमल जी से जब पूछा गया उन्होंने कहा जिस व्यक्ति के पास कमल का फूल हम उसके साथ। तो बड़ा बिल्कुल। नेता जो आज की डेट में सक्रिय नहीं है राजनीति में, लेकिन उनके बोलने का अर्थ सीधा स्पष्ट है कि आप कमल के फूल के साथ चलिए। अब सब लोगों को उस दिशा में चलना है, वो प्रत्याशी का काम, संगठन का काम, हम सबका काम है मिलकर के करना। लेकिन उसमें हम कहीं फेल हो जाएं और उसकी दायित्व हम किसी दूसरे व्यक्ति पे फेंक दें, तो मुझे लगता है ये हम कम से कम बिल्कुल ठीक दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये मैं भी एक संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी होने के नाते कह रहा हूँ कि मेरे जी, संगठन के जी, लिए भी भविष्य के लिए ठीक नहीं है। हमें जी, नहीं लगता है, आपको लगता है कि हम संगठन में ऐसे चल रहे हैं, आपका ये हमारे लिए बिल्कुल आई ओपनर है और जी, हमें जी, इसमें जी, कहीं सुधार करना है, तो निश्चित रूप जी, से चलिए। मैं मानता जी। हूँ कि हमें इसमें सुधार करना चाहिए। जी, प्रेम जी, मेरा सवाल यही रहा है कि आपने एक छोटी-सी बारात भेजी है, बागियों की बारात भेजी है भाजपा के अंदर। धूमल साहब ने भी उस समय कहा था, किसी पत्रकार ने पूछा था कि आप लोगों से कोई सलाह-मशवरा हुआ है ये जो आ रहे हैं? उन्होंने कहा था नहीं, हमारे से किसी ने कोई चर्चा नहीं की। इसी तरह से शांता कुमार जी ने भी कही और बुरा माना, लेकिन शांता कुमार जी को बाद में मना लिया गया है। मना लिया गया था। और लेकिन ये देखिए अब
हार जीत चाहे उपचुनावों की हुई है, कुछ भी हुई है, अनुराग ठाकुर बहुत बड़ा चेहरा है देश की राजनीति में। प्रदेश भी उनमें कोई बड़ा नेता वो मानता है उनको। और देखिए उन्होंने 40 पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में प्रदेश से बाहर भी प्रचार किया और वहां पे कैंडिडेट जीते भी। उनके जिम्मे था प्रचार काफी जगह, लेकिन जब मंत्री बनाने की बारी आई तो उनका नाम काट दिया गया। तो क्या इसको आप ये षड्यंत्र कहेंगे? क्योंकि भीतरघात की बातें इन्होंने तुरंत करनी शुरू कर दी जैसे रिजल्ट निकले, चाहे वो गगरेट वाले हैं, चाहे कुलैड़ वाले हैं, चाहे सुजानपुर वाले हैं, वो तो चुगलियां लेके दिल्ली पहुंच गए। क्या ये इसका असर है? डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है कि मंत्री मोदी जी ने किसको बनाना किसको नहीं बनाना ये उनका विशेषाधिकार है। भाजपा का आंतरिक मामला है, मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। और दूसरा आपने कहा कि हमारे यहाँ से एक बारात गई भारतीय जनता पार्टी में, हमने नहीं भेजे डॉक्टर साहब, ये तो चोरी करके लेके गए और अपने गले में उन्होंने मुसीबत डाल दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये जो गए हैं 6 लोग, ये अतृप्त आत्माएं हैं, इनको कोई संतुष्ट नहीं करता। ये भारतीय जनता पार्टी में रह के भी अतृप्त ही रहेंगे। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी में इन विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं उनमें घटित हुए हैं, अनुराग ठाकुर ने अच्छे वोटों से जीत हासिल की और विधानसभा के चुनावों में नतीजे इसके उल्ट रहे। इसकी मैं वजह समझता हूँ कि जिस तरीके से ये अनुराग ठाकुर की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं इस मसले के ऊपर, मैं उसको सही नहीं समझता। कहीं न कहीं अनुराग ठाकुर की घेराबंदी तो जो कांग्रेस पार्टी से नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराए गए, उनके माध्यम से करने का प्रयास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 2 तरह का षड्यंत्र था, एक सरकार को गिराने का षड्यंत्र था, दूसरा अनुराग ठाकुर की जो राजनीति है उसको नुकसान पहुँचाने का षड्यंत्र था। ये राजनीति कोई भी जो भी छोटा-मोटा राजनीतिक विश्लेषण करने वाला आदमी है, वो उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकता है। ये 2 प्रयास थे, लेकिन अनुराग ठाकुर भी अपनी चुनाव जीतने में सफल रहे और सरकार को भी ये लोग टॉपल नहीं कर पाए, दोनों प्रयासों में विफल रहे। तो ये जो लोग कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए, ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं कि कहीं संतुष्ट रह नहीं सकते और इनके हारने की वजह मुझे ये लगती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, चाहे वोटर्स हैं, चाहे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। और इससे ज्यादा बढ़कर जो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर एक राजनीति हुई, दल बदल की राजनीति हुई, विधायकों को खरीदने की राजनीति हुई, हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति हुई, इस राजनीति को हिमाचल के लोगों ने पसंद नहीं किया। इन लोगों के हारने की वजह ये रही है, अनुराग ठाकुर ने अपना चुनाव लड़ा हर विधानसभा क्षेत्र में जहां कांग्रेस के विधायक जीते हैं और भाजपा के प्रत्याशी हारे हैं, वहां से भी अनुराग ठाकुर ने अगर हम आंकलन करें तो अच्छी लीड ली है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अनुराग ठाकुर किसी चुनाव क्षेत्र में जाके कहें कि आप मुझे तो कमल के फूल पर मोहर लगा के वोट दीजिए और दूसरी तरफ आप कांग्रेस पार्टी के किसी कैंडिडेट को वोट दे दें, तो ये संभव नहीं है। लेकिन लंबे समय से अनुराग ठाकुर का नाम तो अब हिमाचल की लीडरशिप में आना शुरू हुआ है। जब धूमल साहब का जो आपने कहा टिकट उनका बदल दिया, हमीरपुर से सुजानपुर भेज दिया और बड़े लंबे समय से ये टकराव हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है। धूमल साहब की राजनीति को खत्म करने का प्रयास हुआ, अनुराग निकल के आगे। अब अनुराग के रूप में खतरा लगता है कुछ नेताओं को, अब उनको ध्वस्त करने की और उनकी राजनीति को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं। वास्तविकता ये है कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में लगभग एक तरह के स्ट्रेचर के 3 लीडर हो गए हैं। जी, जेपी नड्डा हैं, जयराम ठाकुर हैं और अनुराग ठाकुर हैं। अब ये लीडरशिप का स्ट्रगल है, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर और इस प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को टारगेट करने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है और उसी के तहत, उसी योजना के तहत जो है वो मैं समझता हूँ कि इसमें पर्दे के पीछे सबसे बड़ी भूमिका इसमें जो है वो मुझे लगता है कि जगत प्रकाश नड्डा जो है वो निभा रहे हैं। जयराम ठाकुर नड्डा जी के मोरे के तौर पे काम कर रहे हैं और निशाने पर जो है वो अनुराग ठाकुर है। जहां तक उनकी इसकी किसी नियुक्ति का प्रश्न है, मुझे लगता है कि हमारे तो सांसद हैं, हमने डटकर उनका विरोध किया चुनाव में। हम चाहते थे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीते और मैं तो बड़ी मुखरता से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वालों में हूँ, अनुराग जी का भी किया है। लेकिन अब वो संसद में हमारे इस क्षेत्र से सांसद हैं, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और हमारी बेस्ट विशेज है कि सरकार में अच्छी जगह उनकी नियुक्ति हो, जहां भी हो उनको अधिमान मिले। और ये भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो उनकी राजनीति पूर्व में रही है उसमें बदलाव करें
अपना जो लोकसभा क्षेत्र है उसके ऊपर फोकस रखें, और ये जो नफरती राजनीति वो करते हैं, हेट स्पीचेस देते हैं, और बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय अपना जो चुनाव क्षेत्र उनका है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, उसमें जो लोगों से उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं उनके ऊपर फोकस करें, उनके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि घर मजबूत होगा तो निश्चित तौर पे आगे की जो राजनीति है उसमें भी कामयाबी मिलती है। तो डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि ये जो गए हैं, जिनकी चुगली की आप बात कर रहे हैं, ये कोई व्यक्ति भी, आप देख लीजिए, जो भी व्यक्ति किसी भी दिशा फील्ड में असफल होता है वो कभी भी खुद को दोषी नहीं ठहराता। वो कहता है इसके पीछे ये वजह, दूसरी वजह गिनानी शुरू कर देता है। और सफल हो जाए तो कहते हैं हम बहुत होशियार थे, इस वजह से सफल हो गए। ये जो राजेंद्र राणा, आपके भुट्टो, चैतन्य और जितने 4 लोग ये पराजित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो हमारे यहाँ से गए हैं, ये अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, और अपनी महत्वाकांक्षा के चलते ये कहीं भी फिट नहीं हो सकते, ये किसी के साथ मिलके काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद हर किसी से बड़ा समझते हैं खुद को। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी में भी फिट नहीं होंगे, वहां भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, वैचारिक तौर पर भी नहीं कर पाएंगे, और जो महत्वाकांक्षा इनकी है उस आधार पर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी में जाके भी वहां की जो लीडरशिप है, वहां के जो कार्यकर्ता हैं, उनको डिस्टर्ब करने का ही काम करें, जो ये कांग्रेस में करते थे। हम तो खुश हैं कि हमारे यहाँ से चले गए, हमारी जान छूटी, और अब कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ा सबूती और अच्छे तरीके से हमारी सरकार में बहुमत भी है, अच्छे तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से प्रयास भाव से हमारी सरकार जो है वो चलेगी। तो हम तो खुश है कि ये चलेगी। जी, उदयवीर जी, इन्होंने ठीक कहा कि लीडरशिप की प्रतिस्पर्धा है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक जैसे और एक लीडर तैयार हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। पहले वक्त और था, कोई कंपटीशन में होता नहीं था, शांता जी और धूमल जी होते थे। शांता जी वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उंगलबाजी चली रहती थी राजनीतिक, ठीक है। लेकिन अब तीनों ये है, तो निपटाने का ये है। और दोहरा चक्कर भी, प्रेम कौशल जी ने ठीक कहा कि सरकार को गिराने का और साथ में अनुराग ठाकुर को घेरने का चक्कर भी तो रचा गया वहीं पे। अब ये जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं उदय जी, क्योंकि 2 उपचुनाव जो हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हैं, 3 हो रहे हैं, 2 हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हैं, देहरा और हमीरपुर। और एक आईटी सेल की टीम कहीं ना कहीं डाल रही है कि अनुराग ठाकुर हमीरपुर से चुनाव लड़कर विपक्ष की कमान संभाल सकते हैं। ये भी एक चर्चा उठी है। आईटी सेल भाजपा का ही पोस्टर डाल रहा है कहीं ना कहीं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव हो पाएगा, या फिर इन उपचुनावों का दायित्व भी अनुराग ठाकुर जी के कंधों पे डाल के कि इनको जिता के लाओ, तब अगली परीक्षा में आपको पास करेंगे? कहीं सियासी परीक्षा तो नहीं है ये उपचुनाव भी अनुराग ठाकुर जी? बिल्कुल सियासत है, कुछ भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अनुराग ठाकुर को ये कहा जाए कि आप ये 3 जिता कर लाइए फिर आगे चलेंगे, फिर सवाल उठता है कि जो हिमाचल भाजपा है, प्रदेशाध्यक्ष है, नेता विपक्ष है, वो कहाँ पर है? क्योंकि अनुराग ठाकुर को तो एक तरह से बलि का बकरा बना के रख दिया कि भाई जी जो ऑपरेशन फेल हुए या फिर जो हारे हैं उसके लिए अनुराग ठाकुर जिम्मेदार है। तो फिर एक तरह से तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई कल को मोदी मैजिक ही नहीं चला आपके यहाँ पे, जब तुमने मैजिक चलाना था तो तब वो भी नहीं चला। तो आपने एक बात और कही कि अनुराग ठाकुर को वहां से बाई इलेक्शन में उतारा जा सकता है। बाई इलेक्शन में तो तब उतारे ना सर कि मान लीजिए बीजेपी की सरकार बैठी हुई है और नेतृत्व बदलना है, तो पहले इनको बना दिया फिर अगले इसमें चुनाव करवा दिया। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं संभव नहीं होगा। हाँ, ये पॉसिबल भी दिखता है, लेकिन ये आईटी सेल कहीं ना कहीं पोस्टें डाल रहा है इस तरह की ना। ये पोस्टें भी उसी रणनीति का हिस्सा है। हो सकता है बिल्कुल। जब अपने ही घेरने पे आ गए हों तो कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो पिछले 2.5-3 महीने से बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है, हैरानगी की बात है कि बीजेपी बहुत बुरी तरह से पिटी हुई साबित हुई है। यहाँ पे हर जगह बीजेपी ने भद पिटवाई। अगर उसी भद का नतीजा देखा जाए तो आज जो हालात है वो हिमाचल भाजपा के नेताओं की वजह से। इसमें अनुराग ठाकुर को कहीं जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस आदमी ने प्रदेश की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर की ही नहीं। यहाँ पर एक बात और मशहूर है कि अनुराग ठाकुर गुट निरपेक्ष राजनीति करते हैं, ना एक गुट के ना दूसरे गुट के। हालांकि अनुराग ठाकुर के लिए ये बहुत बड़ा एक घाटे का सौदा भी है, क्योंकि वो एक अपना गुट है युद्धवीर जी, उनका अपना गुट है। प्रदेश में गुट नहीं है, आप मानिए इस चीज को।
हो सकता है कि यार दोस्त चार मिलते हैं, बातें होती हैं, लेकिन जिस तरह से जयराम गुट है या फिर आपके धूमल गुट रहा है, अभी बिंदल साहब को आप कम नहीं आंक सकते, वो भी कहीं ना कहीं बीच में से एक रास्ता ढूंढते रहे हैं कई सालों से। वो उनको मौका मिला नहीं मिला वो अलग चीज है। तो इन हालात में डॉक्टर साहब बिंदल मेरे को साहब तो भी तो यही धूमल गुट ही है, बिंदल साहब भी तो धूमल गुट है, बीच में पीठ दिखा के मैं अलग बात है। ये यहाँ पर भी एक सच है, चाहे इसे आप नेगेटिव लीजिए या पॉजिटिव लीजिए, अनुराग ठाकुर ने कभी अपने पिताजी के जो समर्थक थे, जो लोग थे, उन्हें मुंह लगाया ही नहीं है। जिस तरह से धूमल साहब का एक ऑरा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उस ऑरे तक अनुराग ठाकुर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। शायद वो अपनी सहूलियत की सियासत कह लीजिए या शराफत की सियासत कह लीजिए कि गुटबाजी से थोड़ा सा अलग चल रहा है। कितने लोग धूमल गुट के खत्म हो गए किश्तों में, बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। जो बकाया चंद लोग बचे हैं, उनके भी खात्मे की तैयारी हो रही है। अगर मान लीजिए कि अनुराग ठाकुर ही आगे चलते हैं, तो ये भी तय मानिएगा कि आराम से उनको नहीं जीने दिया जाएगा। दूसरी तरफ मैंने पहले भी कहा कि जयराम ठाकुर का सिर्फ एक टर्न्योर हुआ है और ये भाजपा है, ये कुछ भी कर सकती है, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब छोटी-छोटी सी बातें होती हैं कि भाजपा में अगर किसी की एडजस्टमेंट करनी हो तो एक पूरे प्रोसेस के साथ होती है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब कोई बड़ा उलट-फेर करना हो, जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने कहा कि धामी को जब बनाना था तो बना दिया। धूमल साहब की बड़ी एक बहुत बड़ा एक ठोंक सा जो था सियासत का, वो बीजेपी ने किया कि इस व्यक्ति को नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है। तो अगर उन सारे हालात को देखा जाए तो ये कुचक्कर हो सकता है अनुराग ठाकुर को घेरने का, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी सच है कि अनुराग ठाकुर भी कोई छोटा-मोटा खिलाड़ी नहीं माने जा सकते। बिल्कुल, उन बिल्कुल। जी, जी डॉक्टर साहब। उनको भी मौका मिलेगा, लेकिन आपकी बात सही है कि धूमल साहब के लोगों को साथ लेके उनको चलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी घेराबंदी जिस तरह से हो रही है, वो कहीं न कहीं उनकी बिल्कुल। राजनीतिक रुकावटें बड़ी खड़ी कर देगा। चलिए, तो चर्चा को विराम देते हैं आज। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अनुराग ठाकुर एक बड़ा चेहरा सियासत का, राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा नाम कमा लिया उन्होंने। वहीं पे उनके लिए कहीं न कहीं मंत्रिमंडल के गठन में उनको स्थान नहीं मिल पाया। प्रदेश भर में चर्चाएँ चल रही हैं कि अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं लिया गया। यूपीए 2 में जब कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे अनंत शर्मा को लिया गया, तो वीरभद्र सिंह जी को भी लिया गया। 2-2 मंत्री उस समय बने हिमाचल से। तो इस बार एनडीए 3 में क्यों नहीं? ये सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि घेराबंदी हुई है, क्योंकि लीडर्स प्रदेश की भाजपा की लीडरशिप में प्रतिस्पर्धा है। ये आज बात उभर कर आई कि तीनों नेताओं का कद, चाहे जेपी नड्डा जी हैं, बड़ा कद है। जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रह लिए 5 साल, बड़ा कद उन्होंने भी कर लिया। अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय राजनीति में है, उनका भी बड़ा कद है। तो ये कहीं न कहीं एक-दूसरे को रोकने की, और जो ये बागियों वाला किस्सा है, बागी हो सकता है इनका इस्तेमाल किया जा रहा हो कहीं न कहीं अनुराग जी की राहें रोकने के लिए। तो एक प्रतिस्पर्धा है, और अब इससे अनुराग ठाकुर कैसे निकलेंगे? क्या वो हिमाचल की सियासत का रुख करेंगे, या संगठन में उनको महत्वपूर्ण पद मिलेगा, या अनुराग ठाकुर अपनी काबिलियत में अगले मंत्रिमंडल विस्तार में फिर से मंत्रिमंडल में स्थान पा लेंगे? तो ऐसी चर्चाएँ प्रदेश भर में हो रही हैं। और जहाँ तक हमीरपुर से उपचुनाव की बात है, वो एक कयास ही है, वो एक आईटी सेल का एक भ्रामक प्रचार है। हो सकता है उसके पीछे भी किसी की कोई राजनीतिक मंशा हो। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।